हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर साइट। आज की वीडियो में हम ब्रिटिश टाइम पे जो लैंड टेन्योर सिस्टम थे उनको कवर करेंगे और उसमें भी हम परमानेंट सेटलमेंट को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड यूपीएससी ने जितने भी फैक्ट्स अब तक इसके सभी एग्जाम्स में पूछे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, जितने भी फैक्ट्स यूपीएससी ने अभी तक पूछे हैं उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। हम इन फैक्ट्स को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी आप देखेंगे कि किसी पेपर में, जैसे मान लीजिए सीपीएफ के एग्जाम में कोई यूपीएससी ने कोई फैक्ट पूछा है परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड, तो वो किसी न किसी दूसरे एग्जाम में रिपीट हो रहा है। या आप खुद देख लीजिएगा, ये वीडियो कवर करने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। उसके अलावा हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फैक्ट जो कि यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में 2017 में ही पूछ लिया कि ब्रिटिश टाइम पे कितनी कैटेगरीज के लैंड टेन्योर सिस्टम लागू किए गए थे, और नीचे ऑप्शंस थे, उसमें था जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी। ये 3 टाइप के लैंड टेन्योर सिस्टम इंट्रोड्यूस करे गए थे। परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था? द परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1793। 1793 में इसको लागू किया गया था और इसे किया था गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय सर जॉन शोर। सर जॉन शोर ने रिपोर्ट सबमिट करी थी और उसके बाद ही कॉर्नवालिस ने इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था 10 साल के लिए। मतलब शुरू में जब इसको लागू किया गया तो वो 10 साल के लिए लागू किया गया था 1789 में, लेकिन बट द सेम वाज मेड परमानेंट इन 1793। 1793 में इसको परमानेंट कर दिया गया था बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ कॉर्नवालिस एंड इट वाज नोन एज परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, यूपीएससी ने एनडीए के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। अब इसको परमानेंट सेटलमेंट क्यों कहा जाता है? ये परमानेंट सेटलमेंट इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके अंतर्गत जो जमीन है वो जमींदारों को दे दी जाती थी। ब्रिटिशर्स ने या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट जमीन को जमींदारों को दे देती थी और जमींदार जो है वो मीडिएटर का काम करते थे। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और जो पीजेंट्स हैं उनके बीच में जमींदार होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार को ये जमीन दे देती थी और जमींदार फिर पट्टे पर देते थे ये जमीन किसानों को, और इनसे रेवेन्यू ये कलेक्ट करते थे और फिर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते। अब ये परमानेंट यहाँ पे क्यों है? परमानेंट इसलिए है क्योंकि जिन जमींदारों को ये जमीन दी जाती थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, मतलब अगर एक कोई जमींदार है, उसका बेटा भी जमींदार होगा और उसके बाद उसके बेटे का बेटा भी जमींदार होगा। इस तरीके से ये सिस्टम था। लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि कभी बंद ही नहीं होगा। जब भी के जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू देना बंद कर देते थे तो ये जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वापस ले ली जाती थी, इनसे छीन ली जाती थी। ठीक है, फिर है इसके एरिया के बारे में कि किन किन क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। इनको उन एरियाज में लागू किया गया था जहां पर भी ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो चुका था, जैसे कि बंगाल का एरिया, बिहार का एरिया। ठीक है, सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल और बिहार। ये 2 बंगाल और बिहार ऑप्शंस में थे और ये दोनों ही करेक्ट थे। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में 2010 में ये फैक्ट पूछा था यूपीएससी ने। उसके बाद नेचर, इट वॉज अ परमानेंट सेटलमेंट। हमने देख लिया कि क्यों ये परमानेंट सेटलमेंट था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट और या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये इसे क्यों लाया गया था? इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स होप्ड, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये उम्मीद थी कि वो टू रिजोल्व द प्रॉब्लम्स दे हैड बीन फेसिंग सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल के कॉन्क्वेस्ट के बाद जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको सोल्व करने के लिए टू कलेक्ट बेटर रेवेन्यू, ताकि वो अच्छे से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ही क्या था? उनका काम था ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना। वो मैक्सिमम रेवेन्यू ही चाहते थे, चाहे भारत के किसानों को कुछ भी हो जाए, उन्हें भारत के किसानों की कोई परवाह नहीं थी। टू कीप पावरफुल पीपल हैप्पी। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को जमीन दे दी गई थी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स इसके पीछे भी एक उद्देश्य था इनका। वो चाहते थे कि जो भी पावरफुल पीपल है उनको किसी ना किसी तरीके से खुश रखा जाए। ठीक है, और इसी के कारण उन्होंने जमींदार को जमीन दे दी थी और उन्हें मीडिएटर बना दिया था
किसानों के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं। एज पर द परमानेंट सेटलमेंट, राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। जो भी राजा थे और तालुकदार थे, उन्हीं को जमींदार बनाया गया था, क्योंकि वही पावरफुल पीपल थे। इन दिस वे द न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स became strong political allies of the British and were interested in the continuance of the British dominion. अब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इन राजाज को, तालुकदार को खुश रखेगी, जमींदार को खुश रखेगी, तो ऑब्वियसली ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि जो है ब्रिटिश डोमिनियन ही गवर्नमेंट हो, ब्रिटिशर्स का ही शासन हो। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव चीज थी ब्रिटिशर्स के लिए। ये यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जाम में 2013 में ये फैक्ट पूछा था। एग्रीमेंट बिटवीन, ये जो एग्रीमेंट था परमानेंट सेटलमेंट के तहत, ये किस किस के बीच में था, हमने देख लिया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और जो लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल है उनके बीच में ये सेटलमेंट था। और लैंडलॉर्ड्स हैं वो मीडिएटर का काम करते थे और पीजेंट्स को वो जमीन पट्टे पर देते थे। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल टू सेटल द लैंड रेवेन्यू टू बी रेज्ड। ओके, परमानेंट सेटलमेंट was made with the Rajas and Talukdars of Bengal, ये हमने पढ़ लिया। They were now classified as जमींदार्स, ये जो राजा और तालुकदार थे अब ये जमींदार के रूप में क्लासीफाई हो गए थे। And they had to pay the revenue demand that was fixed in perpetuity। ठीक है, तो इन्हें रेवेन्यू डिमांड देनी पड़ती थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहले ही फिक्स कर दी गई। The state has no direct contact with the peasants। क्यों? क्योंकि बीच में जमींदार थे। The zamindars acted as the middleman between the peasants and the government. The cultivators were reduced to the status of tenants। मतलब जो कल्टीवेटर्स, जो किसान अब तक अपनी खुद की जमीन पर खेती करते थे, अब उन्हें टेनेंट्स की स्टेटस दे दी गई। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में 2010 में यूपीएससी ने फैक्ट पूछा था। इट क्रिएटेड ए न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ये भी सीडीएस के एग्जाम में ये फैक्ट पूछा था 2011 में यूपीएससी ने। जो भी हम फैक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने पूछे हैं, चाहे वो ऑप्शंस में पूछे हों, ABCD करके ऐसे ऑप्शंस में पूछे हों या फिर कैसे भी, सब इनमें से ऑलमोस्ट यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। इट क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस तरीके से एक लैंडलॉर्ड्स की एक नई क्लास का क्रिएशन हुई। एज पर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग द जमींदार्स हु फॉर्मरली कलेक्टेड रेवेन्यूज वर रिकॉग्नाइज्ड एज लैंडलॉर्ड्स। जमींदार्स को क्या बोला जाने लगा? लैंडलॉर्ड्स। एंड द ओनरशिप ऑफ द लैंड वाज मेड हेरिडेटरी। जो लैंड की ओनरशिप है वो हेरिडेटरी बना दी गई। हमने पढ़ लिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफर किया जा सकता था जब तक जमींदार जो है या फिर लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू पे करते जाते थे। दिस मीन्स दैट नाउ ऑनवर्ड्स देयर वुड बी नो ऑक्शनिंग। अब ऑक्शनिंग के आधार पर कोई जमीन नहीं दी जाएगी, जमींदारों के हाथों में दे दी गई और जमींदार ही पट्टे पर देंगे अब से किसानों को। द सन ऑफ जमींदार वुड बी अ जमींदार, जमींदार का बेटा जमींदार होगा। उसके बाद है ड्यूरिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल द ट्रेडिशनल जमींदार्स लॉस्ट देयर लैंड्स। जो ट्रेडिशनल जमींदार थे उन्होंने अपनी जमीन इस तरीके से खो दी थी, क्योंकि अब राजा और राजा महाराजा थे और जो तालुकदार थे उन्हीं को जमींदार बना दिया गया था। अ न्यू ग्रुप ऑफ फार्मर्स द जोटेदार्स बिकेम इन्फ्लुएंशियल। In this settlement, the collector replaced the zamindars as the alternative focus of authority। ये लाइन भी यूपीएससी, ये सभी जो लाइन्स हैं, ये 4-5 फैक्ट्स हैं, ये यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जाम में 2012 में पूछे थे और इनमें से ये बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं है। The government permanently fixed the land revenue demand। In other words, the company's share in the revenue was fixed permanently with the zamindars। जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका 89% शेयर होता था। जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, उसका 89% ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी और बाकी बचा जो 11% है वो जमींदारों का हिस्सा होगा। ठीक है, ये पहले ही परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। अब इसके और फीचर्स क्या क्या थे? इन दिस एग्रीमेंट इट वॉज एग्रीड दैट, इस एग्रीमेंट में ये एग्रीड किया गया कि इसमें लैंडलॉर्ड्स को कुछ तो राइट्स दिए गए और कुछ उनके उत्तरदायित्व बन गए, ऑब्लिगेशंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब राइट्स क्या क्या थे? The landlords would have perpetual and hereditary rights over the land। ये हमने पढ़ लिया कि उन्हें hereditary और perpetual rights थी लैंड पे, so long as they pay the fixed revenue। जब तक वो fixed revenue पे करेंगे तब तक वो जमीन के मालिक होंगे। They and their successors exercise total control over lands। ये भी हमने पढ़ लिया कि जमींदार का बेटा जमींदार होगा। It vested land ownership rights in the जमींदार्स। परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदार्स को लैंड ओनरशिप राइट दे दिए गए थे, जमींदार ही
भूमि का मालिक हो गया था। देखिए, हम इन कुछ फैक्ट्स आप ऐसे दिखेंगे कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि यूपीएससी ने भी बार बार इन फैक्ट्स को पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस और फैक्ट्स रिपीट हो रहे हैं। इट रिकॉग्नाइज्ड द लैंडलॉर्ड्स या जमींदार्स एज द प्रोप्राइटर्स ऑफ द लैंड। ठीक है, जो परमानेंट सेटलमेंट था इसने जमींदार्स को लैंड का प्रोप्राइटर्स रिकॉग्नाइज किया था। द लैंडलॉर्ड्स वर गिवन द राइट टू ट्रांसफर और सेल देयर लैंड इफ दे लाइक्ड। और अगर जमींदार चाहें तो वो अपनी जमीन को ट्रांसफर कर सकते थे या फिर बेच भी सकते थे। तो ये सभी राइट्स जमींदार को दिए गए थे। अब उनके ऑब्लिगेशंस क्या क्या थे? ऑब्लिगेशंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, द जमींदार्स हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट बाय अ पर्टिकुलर डेट। हमने देख लिया, पढ़ लिया इस चीज को कि उन्हें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट देना पड़ता था, वो भी पर्टिकुलर डेट, कोई डेट भी पहले ही निर्धारित कर दी जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसका मतलब क्या था? All the rights of the landlords depended on their payment of the fixed revenue on the fixed date at the treasury of the government. अगला है the landlords were required to give the tenant the पट्टा। Landlords के लिए ये जरूरी था कि वो tenants को पट्टे पर जमीन दें। Thus the tenants got rights on their holdings and knew of the revenue to be paid. और इस तरीके से tenants के पास जमीन चली जाती थी और उस पे वो खेती करते थे और बदले में रेवेन्यू देते थे किसको? जमींदार को। और फिर जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करते थे। और अदर फैक्ट्स इससे रिलेटेड, लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स ऑफ रेंट कलेक्टर्स हु वर जमींदार्स, व जमींदारी सिस्टम। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में 2017 में ये दोनों फैक्ट्स पूछे गए थे। अंडर द जमींदारी सिस्टम, लैंड वॉज हेल्ड बाय वन पर्सन और एट द मोस्ट बाय अ फ्यू जॉइंट ओनर्स who were responsible for the payment of land revenue. ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति जमींदार होगा, नहीं, कुछ लोग मिलकर भी जमींदार किसी एक पर्टिकुलर हिस्से का बन सकते थे। It created a limited proprietary right of जमींदार्स on the land. ये भी हमने पहले कवर कर लिया। ये लाइन भी दोबारा से रिपीट हुई है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में 2006 में ये लाइन पूछी थी। इट हैड टेकन अवे द मैजिस्ट्रियल पावर्स ऑफ द जमींदार्स। जो ये परमानेंट सेटलमेंट था, इसने जमींदार से जो मैजिस्ट्रियल पावर्स है उनको छीन लिया था और कलेक्टर्स बना दिए थे अलग से। इट हैड लेफ्ट नो पुलिस वर्क फॉर जमींदार्स। जमींदारों के लिए कोई पुलिस कार्य इस परमानेंट सेटलमेंट ने नहीं छोड़ा था। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये क्यों फेल हुआ, क्यों रैयतवारी और महलवारी सिस्टम्स को लाया गया, इसके पीछे काफी सारे रीजंस थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को फेल कर दिया था। द जमींदार्स इनेबिलिटी टू पे अप लैंड रेवेन्यूज। जमींदार थे वो एक टाइम के बाद लैंड रेवेन्यू पे करने में असफल हो रहे थे। द रीजन वाज दैट, उसका कारण ये था, द रियोट्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि जो किसान थे वही पेमेंट करने में असफल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा खेती नहीं होती थी और बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स उनसे कलेक्ट कर रही थी, तो और किसान डेट ट्रैप में फंसते जा रहे थे, तो वो अनेबल हो रहे थे। और बदले में फिर जमींदार भी लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 2000 में ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड लिटिगेशन was visible after the introduction of the land settlement system. देखिए, जैसा कि हमने देखा कि जमींदार जो थे वो मीडिएटर्स थे और यहाँ पे थे पीजेंट्स और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और जमींदार मीडिएटर का काम कर रहे थे। तो परमानेंट सेटलमेंट में ये देखा गया कि लिटिगेशन मतलब जो कानूनी कोर्ट कचहरी का काम है उसमें कानूनी जो कार्यवाही है वो ज्यादा बढ़ गई थी। क्यों? ये मीडिएटर थे। आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चरल प्राइसेस डिक्लाइन एंड एडवर्सली अफेक्टेड द इनकम ऑफ बंगाल जमींदार्स। 1810 के बाद एग्रीकल्चर के प्राइसेस कम हो गए थे जिन्होंने जमींदार्स की इनकम को एडवर्सली इम्पैक्ट किया था, नेगेटिव इम्पैक्ट उसने डाला था। द परमानेंट सेटलमेंट वाज रियली एक्सटेंडेड टू अदर रीजन्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि सिर्फ 19% एरिया जो भी ब्रिटिश सरकार ने, जो भी ब्रिटिशर्स ने एरिया भारत में अपना घेरा हुआ था, उसके सिर्फ 19% तक ही ये जो परमानेंट सेटलमेंट है वो फैल पाया था। और इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों ये इतने कम एरिया तक ही फैल पाया था? द इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ रिकार्डो इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स। उस टाइम पे रिकार्डो की थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी आई थी जिसने इन्फ्लुएंस किया था पॉलिसी मेकर्स को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को। द स्टेट फाउंड इट एक्सपीडियंट टू सेटल डायरेक्टली विद द रियोट्स। और
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने पाया कि अगर हम किसानों के साथ सीधा डायरेक्ट रिलेशन करते हैं, सीधा उनके साथ मतलब जमींदार को बीच में नहीं रखते हैं, तो वो ज्यादा किफायती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में 2014 में ये तीनों ही लाइंस पूछी थी। देखिए, अगर लैंड टेन्योर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आता है तो उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब तक जो पूछे हैं 85% जो हिस्सा है वो परमानेंट सेटलमेंट का ही है। उसके बाद आता है 10% के लगभग रेतवारी से और 5% के लगभग मालवारी सिस्टम से, ऐसे ही पूछा जाता है। तो परमानेंट सेटलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से कवर करिएगा, ठीक है। और बार बार यूपीएससी इस टॉपिक को पूछता ही रहता है। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1893 द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू द फार्मर्स। ये लाइन दोबारा से रिपीट कर दी, यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 2001 में ये पूछी थी। विच वर नॉट इशूड बाय मैनी ऑफ द जमींदार्स। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, जमींदार्स को क्या पट्टास इशू करना था, किसको, किसानों को, लेकिन जमींदार इसमें असफल हो रहे थे बिकॉज देयर वाज नो ऑफिशियल चेक ऑन जमींदार्स। जमींदार्स पर कोई ऑफिशियल कार्यवाही नहीं हो रही थी, कोई उनका ऑफिशियल चेक नहीं हो रहा था। इन परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 के परमानेंट सेटलमेंट में तो ये भी एक रीजन था इसके असफल होने का। उसके बाद ये पैराग्राफ पूरा यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में 2010 में पूछा था, और ये पैराग्राफ से फिर बाद में क्वेश्चंस पूछे थे, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनको इस पैराग्राफ में से ही छाट के करना था, ठीक है। तो इसमें भी ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, हालांकि इसमें सारा रिपीट है जो भी हमने अब तक किया है। द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड द लैंड ओनरशिप राइट टू द जमींदार्स को दे दिए गए थे, और जो पीजेंट्स थे उन्होंने अपनी जमीन को खो दिया था, और प्रोविजन पट्टा का प्रोविजन था या फिर रिटर्न एग्रीमेंट होता था पीजेंट्स के बीच में और जमींदार्स के बीच में। जमींदारों को पीजेंट्स को पट्टा देना पड़ता था, लेकिन जो है वो रियरली फॉलो किया गया जमींदार्स के द्वारा, क्योंकि उन पे कोई ऑफिशियल चेक नहीं था। नोर वाज इट लाइक्ड बाय द पीजेंट्स हु ऑलवेज फियर टू लॉस एनी फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सो द बर्डन ऑफ हाई रेवेन्यू असेसमेंट वाज दस शिफ्टेड टू द पीजेंट्स। जो भी हाई रेवेन्यू पे करनी पड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि डायरेक्टली तो जमींदार पे करते थे बट इनडायरेक्टली उसे पीजेंट्स को पे करना पड़ता था, ठीक है। वो बर्डन किस पर शिफ्ट हो गया, वो बर्डन पीजेंट्स पर ही शिफ्ट हो गया, हु वर ऑफन आल्सो कॉल्ड अपॉन टू पे इलीगल सेसेस। और उन्हें कई बार इलीगल सेसेस भी देने पड़ते थे, मतलब चार्जेस के रूप में, और इस तरीके से दंड पनिशमेंट के रूप में उन्हें पे करना पड़ता था किसानों को। द सब्सिक्वेंट रेगुलेशंस ऑफ 1799 एंड 1812 gave the zamindars the right to seize property of the tenants in case of non-payment of rent without any permission of a court of law। मतलब बिना कानून की सहमति के, बिना कोर्ट ऑफ लॉ के भी जमींदार जो है वो किसानों से उनकी भूमि को छीन सकते थे अगर किसान रेंट जो है वो पे नहीं करते थे। इट इज नो वंडर देयरफॉर दैट as a cumulative effect of this support to the coercive power of the zamindars, the condition of the actual cultivators declined under the permanent settlement। कि permanent settlement ने किस तरीके से कल्टिवेटर्स की जिंदगी को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया था। परमानेंट सेटलमेंट को पूरा कवर कर लिया है यूपीएससी ने। जितने भी फैक्ट्स इसके सभी एग्जाम्स में अब तक पूछे हैं हमने उन सभी को देख लिया है, ठीक है। और हम अपने चैनल पर इसी तरीके से हमने और टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि यूपीएससी ने अभी तक जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने बुक्स लिखी हैं उस टॉपिक को भी कवर किया है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना से पहले जितने भी संगठन बनाए गए थे टॉपिक को भी हमने कवर कर रखा है, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ और भी कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया है, और आगे भी हम इसी तरीके के टॉपिक्स को कवर करेंगे, आपके लिए लेकर आते रहेंगे। साथ ही यूपीएससी ने जो अब तक उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स पूछे, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे उनको भी हम रखेंगे। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस बना रहा है और किस तरीके से कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि सभी एग्जाम्स में ये जो वीडियोस है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स है या फिर एसएससी के एग्जाम्स हैं उनमें आप देखेंगे कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन अब तक पूछे हैं उनमें से काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की और वीडियो सीरीज देखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.futuresite.link को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।